हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल आईक्यू मैग्नेट पे। दोस्तों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूछा गया साइंस का सॉल्यूशन। और ये आज जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वह है 6 मार्च 2026 का शिफ्ट नंबर 2 का हम ये सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त करके रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, द्रव्यमान संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपसे पूछा गया द्रव्यमान संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। और यहाँ पे पहला ऑप्शन कहा गया है कि यह एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। जी नहीं, ये तो नहीं। अच्छा, आइए हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि ये होता क्या है। अगर हम बात करें किसी भी तत्व का निरूपण का तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्स है और ये एक्स क्या है, तो एक्स किसी ना कोई क्या है, यहाँ पे तत्व है। और यहाँ पे नीचे लिखते हैं जेड और ऊपर लिखते हैं यहाँ पे क्या, ए लिखते हैं। कहने का मतलब ये जो लिखे हैं ये क्या है, किसी भी तत्व का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर पूछेंगे आपसे ये जो ए है ये आपको क्या बता रहा है, तो आप कहेंगे ये क्या बताएगा, तो ये बताएगा द्रव्यमान संख्या। क्या बताएगा, ये बताएगा द्रव्यमान संख्या को। और जो नीचे लिखा होता है जेड, ये क्या बताता है, तो ये बताता है परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु संख्या को। किसको ये दर्शाएगा, ये जो है परमाणु संख्या को दर्शाता है। अच्छा, एक खास बात अब आपको याद रखना है कि अगर हम बात करेंगे नीचे, जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे हम कार्बन लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 6 और यहाँ पे लिखते हैं 12। तो क्या आप इसे देख करके बता सकते हैं 6 और 12 क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कि ये जो 6 है ये क्या लिखा गया, तो ये है परमाणु संख्या। किसका परमाणु संख्या, तो कार्बन का परमाणु संख्या। लेकिन अगर हम आपसे पूछ रहे हैं 12 के बारे में, ये क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे ये तो लिखा है द्रव्यमान संख्या। ये क्या लिखा है, ये लिखा है द्रव्यमान संख्या। लेकिन अब आपको याद रखना कि ये जो द्रव्यमान संख्या होता है, पता है वो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है किसी भी नाभिक में जो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा उसी के संख्या को, योग को कहते हैं हम क्या, द्रव्यमान संख्या। और ये जो परमाणु संख्या आपको दिख रहा है, परमाणु संख्या हम किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या किसे, तो प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। तो हम आपको क्या बताएं अभी, तो हम आपको बताए हैं द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। और परमाणु संख्या क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या को कहेंगे यहाँ पे परमाणु संख्या। अगर बात करेंगे आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आगे यहाँ बोला गया दूसरा नंबर में, यह सदैव परमाणु संख्या की दोगुनी होती है। जी नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। बोला गया यह एक परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कुल संख्या। जी नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कुल संख्या नहीं है द्रव्यमान संख्या। यहाँ बोला गया कि यह एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो आपको बताया ना कि जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, वह जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल होता है द्रव्यमान संख्या। आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे आपसे पूछा गया है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 1000 केजी द्रव्यमान वाली कार ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकंड में विराम अवस्था में आती है, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का मान क्या होगा। देखिए आपसे क्या पूछा, आपसे पहली बात बोला है आपको कि यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है, तो कोई कार यहाँ पे गतिमान है। तो पहले से अगर कार कोई गतिमान है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका जो प्रारंभिक वेग होगा, मतलब जो यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग जिसे कि हम यू से लिखते हैं, वो क्या होगा, तो ये होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। और बोला गया इसका जो द्रव्यमान होगा, मास जो होगा वो कितना है, तो ये बोला गया 1000 केजी है यहाँ पे। और बोला गया ब्रेक लगाने के बाद, ध्यान दीजिए यहाँ पे ब्रेक को लगाया जाता है, उसके बाद 10 सेकंड में विराम अवस्था में आती है। मतलब ये जो कार है ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकंड में क्या होता है, विराम में, मतलब रुक जाती है। तो जैसे ही रुका, तो यहाँ पे यू तो प्रारंभिक वेग हो गया उसका, लेकिन जैसे कार रुकती है तो उसको कहते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग को हम लिखते हैं भी से। तो अंतिम वेग क्या होगा, तो ये तो रुक जाएगी, तो मतलब 0 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे और पूछेंगे यहाँ पे कि और क्या है यहाँ पे, तो आप कहेंगे समय दिया गया है, क्योंकि रुकने में जो समय लगता है वो लगता है 10 सेकंड का। तो समय दिया है यहाँ पे टी बराबर 10 सेकंड। बोला गया ब्रेक
द्वारा लगाए गए बल का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो ब्रेक लगाया गया कार के ऊपर ना, वही बोला गया कितना ब्रेक लगाया, उस ब्रेक के बारे में बताइए कि, और यानी कि बल के बारे में आपको बताना है कि ब्रेक के द्वारा कितना बल लगा, उसके बारे में आप बता दीजिए। तो कहने का मतलब आपसे पूछा गया यहाँ पे एफ बराबर क्या होगा, और हम आपको कहेंगे कि एफ बराबर फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। एफ बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो ये होता है यहाँ पे m इंटू ए। तो आप देखेंगे अगर आप बल निकालेंगे तो आपको तो m तो मिल जाएगा, द्रव्यमान तो मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1000 केजी तो द्रव्यमान यहाँ पे लिखा गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे त्वरण दिया है कहीं, आप देखिए क्या यहाँ पे त्वरण नहीं दिया है। अगर त्वरण नहीं दिया है तो आपको निकालना होगा, और ये त्वरण यानी कि ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी करिएगा तो आपको मिलेगा त्वरण। तो यहाँ पे देखिएगा अंतिम वेग तो 0 है भी, और u का मान देखिए 20 है, बटे क्या होगा टी का मान है यहाँ पे 10। यहाँ से माइनस है 20 बटे 10 होगा, और ये 2 बार में कटेगा तो ये निकल करके आएगा -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया, तो ए निकल गया, तो आप ए को यहाँ पे रख सकते हैं -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे ए यानी कि त्वरण हो गया है। अगर हम बात करेंगे एफ बराबर क्या होगा, तो ये होगा 1000 गुना 2 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2000, और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और ये माइनस में है तो माइनस में आएगा, तो ये होगा -2000 न्यूटन। और जो आपका उत्तर होगा यहाँ पे वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया कि सिंचाई में रोधी बांध का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए आपसे पूछा गया कि सिंचाई के क्षेत्र में जो रोधी बांध होता है ना, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इस बारे में आप बताइए। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये रोधी बांध या तो जो चेक बांध होता है ना, चेक बांध या तो रोधी बांध, ये क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे तो यह बांध जो होता है एक प्रकार का, आप कह सकते हैं यह क्या ऐसा होगा, तो यह जो अस्थाई बांध होता है वो अस्थाई बांध होगा। कैसा, तो वो अस्थाई बांध होगा। वो अस्थाई बांध का मतलब क्या, कि मान लीजिए यहाँ पे नहर है, यहाँ पे क्या है तो नहर है, और बरसात के दिन में क्या हुआ, नहर में पानी आया, और नहर में पानी आने के बाद क्या है, तो नहर में पानी चल रहा है। तो ये बात आपको समझ में आया। अच्छा, उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक बांध बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, तो एक बांध को बना दिया जाएगा। और बांध क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो नहर में जो पानी है ना यहाँ पे, तो नहर का सारा पानी जल्दी से ना निकले, नहर का पानी जल्दी से ना निकले, और ये क्या हो, नहर के आसपास का क्षेत्र क्या हो, ये जल से क्या हो तो भर जाए। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे नहर के पानी को जल्दी बाहर नहीं निकलने देगा, और ये आसपास के क्षेत्र में क्या होगा, तो ये जल से भरा हुआ रहेगा। इससे क्या होगा, तो जल की जो मात्रा है जमीन पे, उसको धरती के अंदर, जमीन के अंदर जाने का ज्यादा समय मिलेगा, और ये जमीन के अंदर क्या होगा, रिस करके जल क्या होगा तो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर बात करेंगे, अब ये आपका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका उद्देश्य होता है रोधी बांध का, चेक बांध का क्या, तो यह जो है वर्षा जल का संग्रहण करके, बोला गया यहाँ पे वर्षा जल का संग्रहण करके यहाँ पे भौम जल में वृद्धि करना, मतलब भूमि जल जो होता है, भूमि के अंदर जो जल की मात्रा होता है उसमें क्या करना होता है, तो वृद्धि करना होता है। तो ये बातें आपको समझ में आया, और आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ज है, यह 1 मिनट में कितने कंपन को पूरा करता है। यह प्रश्न बिल्कुल आसान है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको यहाँ पे दिया गया है आवृत्ति, क्या दिया है आपको, तो आपको यहाँ पे देख दिया है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे ये बोला गया है 50 हर्ज है। कितना, ये 50 हर्ज है। अच्छा, आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कि 1 मिनट में कितने कंपन पूरा करता है। अच्छा, यहाँ पे कोई ध्वनि स्रोत है, अच्छा ध्वनि स्रोत का ही आवृत्ति दिया गया 50 हर्ट्ज। तो आपको एक बात याद होना चाहिए, ये जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति पता है क्या होता है, आवृत्ति होता है 1 सेकंड में, आवृत्ति का मतलब ये 1 सेकंड में कंपन की संख्या, कंपन की संख्या। आप कहेंगे हमको समझ में नहीं आया, तो हम आपको कहेंगे कोई बात नहीं, हम आपको अच्छे ढंग से समझाते हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं आवृत्ति के लिए क्या, तो 1 सेकंड में कंपन की संख्या। पहली बात, अगर हम आपसे पूछेंगे कि अगर कोई भी ध्वनि है, ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है, तो आप कहेंगे ध्वनि जब भी उत्पन्न होगा, ध्वनि जब भी उत्पन्न होगा, कब उत्पन्न होगा, जब किसी भी वस्तु में होगा कंपन, जब किसी भी वस्तु में होगा कंपन तभी ध्वनि उत्पन्न होगा।
कि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक वस्तु है और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कंपन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कंपन। अगर कंपन होगा इस वस्तु में, अगर कंपन का मतलब क्या है, तेजी से अपना जगह पर रहते हुए थोड़ा सा आगे पीछे करना, इसी को कहते हैं कंपन। यहाँ पे क्या होगा, कंपन होगा। ये बात समझ में आया, तो ध्वनि उत्पन्न होगा। लेकिन याद करिए जो कंपन होता है ना, उसको मापते हैं आवृत्ति में। कहने का मतलब क्या है, यह वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा, कहने का मतलब मान लीजिए यह जो है 1 सेकंड में 10 कंपन किया, तो हम कह देंगे यह जो ध्वनि स्रोत है ना, इसका आवृत्ति होगा 10 हर्ज। मतलब क्या है कि 1 सेकंड में जो कंपन की संख्या होता है ध्वनि स्रोत का, उसे ही कहते हैं हम आवृत्ति। ये बात आपको समझ में आया। तो 1 सेकंड में जो कंपन की संख्या होगा उसे कहेंगे आवृत्ति। तो इसका आवृत्ति है 50 हर्ज। कितना आवृत्ति है, इसका आवृत्ति है 50 हर्ज। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, यह जो है ना 1 सेकंड में कितना कंपन, तो 50 कंपन करता है। कितना बोले हम आपको, तो 1 सेकंड में 50 कंपन करता है वो ध्वनि स्रोत, इसलिए जो है इसका आवृत्ति है यहाँ पे कितना, तो 50 हर्ज। लेकिन आपसे पूछा 1 मिनट में, तो आप तो जानते हैं ना कि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 1 सेकंड में अगर यहाँ पे 50 कंपन करता है, तो 60 सेकंड में कितना कंपन करेगा, तो आप कहेंगे 50 को गुना कर देंगे 60 से, तो ये निकल करके आएगा 3000 कंपन। क्या निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा 3000 कंपन। मतलब क्या कि कोई किसी का अगर आवृत्ति है 50 हर्ज, तो 1 मिनट में यह जो है 3000 कंपन को करेगा। आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कार्य को छोड़कर शेष सभी कार्य जाइलम ऊतक के विभिन्न घटकों के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे 4 कार्य के बारे में, यहाँ पे 4 कार्य लिखा है और आपसे बस इतना ही कहा है कि आपको बताना है जाइलम ऊतक का, अच्छा एक को छोड़ करके कौन 3 क्या जाइलम ऊतक का कार्य है। बस 4 ऑप्शन में यहाँ पे एक जो है जाइलम ऊतक का काम नहीं है, वही आपको ढूंढना है। तो अगर हम बात करेंगे कि जटिल अस्थाई ऊतक के बारे में, तो जटिल अस्थाई ऊतक यानी कि एक प्रकार का ये पादप ऊतक होता है। और ये जटिल अस्थाई ऊतक कितना प्रकार का होता है, तो ये होता है 2 प्रकार का। कितना प्रकार का, तो 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं जाइलम, एक को कहेंगे जाइलम, और एक को कहते हैं फ्लोएम। क्या कहेंगे, तो एक को कह देते हैं हम यहाँ पे फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम, यहाँ पे फ्लोएम, ये क्या है, एक प्रकार का जटिल अस्थाई ऊतक है। तो ये जो जाइलम होता है, जाइलम, जाइलम का काम क्या था, जाइलम का मुख्य काम होता है जल और खनिज लवण का परिवहन करना। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा काम जाइलम का है। तो यहाँ पे बोला गया पहला ऑप्शन में कि जल और खनिज का ऊर्ध्वाधर परिवहन, यह काम बिल्कुल जाइलम का है। जाइलम का काम ही होता है यहाँ पे जल और खनिज लवण का परिवहन करना। आगे बोला गया भोजन का भंडारण। जी हाँ दोस्तों, जाइलम का काम होता है भोजन का भंडारण करना भी, और यह जो है यांत्रिक सपोर्ट भी करता है कोई भी पौधा को। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये तीनों का तीनों जो यहाँ लिखे हैं, ये क्या है, यह है जाइलम का काम। लेकिन यहाँ पे बोला गया ऑप्शन नंबर बी में कि पत्तियों से भोजन का परिवहन, जो पत्ती से जो होगा भोजन का परिवहन, कहने का मतलब जो भोजन का परिवहन करेगा तो वह करता है फ्लोएम। कौन करेगा, तो भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। तो अगर बात कर ले आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि यही क्या है, जाइलम का काम नहीं है, यह काम है फ्लोएम का। आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान गति से गतिमान पिंड के लिए दूरी समय ग्राफ में सही नहीं है। आपसे पूछा गया क्या, तो आपसे पूछा कि यहाँ पे कहा है आपको कि एक समान गति से गतिमान पिंड के लिए दूरी समय ग्राफ का विशेषता यहाँ पे कौन सा नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। पहली बात आप यहाँ देखेंगे, ये जो ग्राफ है यह है दूरी समय ग्राफ है। कैसा, यह दूरी समय, यहाँ पे देखिए दूरी है और यहाँ पे क्या है, तो समय है। यह है दूरी समय ग्राफ है। और यहाँ पे कौन सा है, तो यह है एक समान चाल के लिए। एक समान चाल का मतलब होता है कि बराबर समान अंतराल में कोई वस्तु का जो चाल होगा वह बराबर समान, यहाँ पे समान अनुपात में क्या होता है, आगे बढ़ता है, उसे हम कहते हैं एक समान चाल। तो एक समान चाल का जो यहाँ पे ग्राफ होगा वह जो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल एक ऐसा करके सीधा रेखा होगा। ये बात आपको समझ में आया, ये जो ग्राफ है ये क्या है, एक समान चाल का ग्राफ
ग्राफ है। लेकिन ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं ढाल। इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं ढाल। क्या कह देंगे हम इसको? इसे कहेंगे ढाल या तो प्रवणता। क्या कहेंगे? ढाल या तो प्रवणता। लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा कि ढाल बराबर होता है चाल। क्या होगा? ढाल बराबर होगा चाल। मतलब क्या? मतलब अगर बात करेंगे दूरी समय ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ का अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो ढाल होगा ना, ढाल, तो वह देगा हमको चाल। यानी कि ढाल होता है चाल के बराबर। और आपको याद रखना यहाँ पे क्या है एक बात, कि अगर ढाल होगा अधिक तो चाल क्या होगा पता है आपको? चाल भी होगा अधिक। और अगर यहाँ पे ढाल होगा कम तो चाल भी क्या होगा? चाल भी होगा कम। मतलब ढाल बराबर होगा चाल, ढाल अधिक, ढाल अधिक मतलब ढाल अधिक अगर ऐसा है तो चाल अधिक होगा, और ढाल कम मतलब ऐसा अगर है तो चाल भी क्या होगा? कम होगा। अगर ये बातें आपको समझ में आया तो आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से प्रश्न को कर देंगे, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगा। यहाँ पे कहा गया है कि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता यानी कि ढाल पिंड के त्वरण को प्रदान करती है। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, यह बिल्कुल यहाँ पे गलत कहा गया है। यह जो है पिंड के त्वरण को नहीं, यह तो चाल को बताता है। अभी तो आपको बताए थे ना, तो ये कथन क्या है? गलत है। आगे कहा गया कि ग्राफ की प्रवणता जितनी कम होगी पिंड उतनी ही धीमी गति से आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ढाल यहाँ पे कम तो चाल क्या होगा? कम होगा। ये कथन तो सही है। आगे कहा गया कि ग्राफ का क्षेत्रफल पिंड की चाल प्रदान करता है। यहाँ पे देखेंगे ये जो ग्राफ आपको दिखा और ग्राफ के द्वारा ये जो क्षेत्रफल यहाँ पे बनेगा वह क्या बताएगा, ये आपसे पूछा गया। तो आपको याद रखना है कि दूरी समय ग्राफ में जो ग्राफ के द्वारा जो यहाँ पे क्षेत्रफल को घेरा गया है, यह कोई भी भौतिक राशि को नहीं देता है। मतलब ये कुछ भी नहीं बताएगा। अगर कुछ भी नहीं बताएगा तो यहाँ बोलेगा क्षेत्रफल पिंड की चाल प्रदान करता है। जी नहीं दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं बताएगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा था कि दूरी समय ग्राफ के विषय में कौन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो कथन नंबर 1 सही नहीं है, कथन नंबर 3 सही नहीं है। तो 1 और 3 सही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर होगा कि 1 और 3 दोनों क्या है? तो सही नहीं है। अगला प्रश्न, आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन के माध्यम से पुनरुत्पादन यानी कि रिप्रोड्यूस के लिए नहीं जाना जाता है। आपसे पूछा गया यहाँ पे कि कौन सा जीव है जिसमें क्या हुआ, तो विखंडन के माध्यम से पुनरुत्पादन जो है नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। तो आइए हम इसके बारे में आपको समझाते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे विखंडन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? तो हम बात करेंगे विखंडन यानी कि फिजन के बारे में हम बात करते हैं। तो ये विखंडन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन का विधि है। ये क्या है? अलैंगिक जनन का विधि होता है। और आपको एक बात और याद रखना है कि ये जो अलैंगिक जनन का विधि होगा ना, उसमें क्या किया जाएगा, तो उसमें केवल एक जीव होगा। केवल एक जीव के द्वारा ही जनन हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। अब बोला गया कि इसमें एक कोशिकीय जीव जो है विभाजित हो करके दो या दो से अधिक नए जीव का निर्माण करता है। क्लियर? सही बात है। यहाँ पे बोला गया आपको विखंडन का मतलब क्या? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, और इसमें जो है एक कोशिकीय जो जीव होगा वही जो है विभाजित करके दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं विखंडन। लेकिन आपको याद रखना है, ये जो विखंडन होता है ये दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? तो दो प्रकार का विखंडन होता है। एक को कहते हैं बाइनरी फिजन मतलब द्वि विखंडन, एक को कहते हैं मल्टीपल फिजन मतलब हो गया बहु विखंडन। अब ये बाइनरी फिजन पता है क्या है? बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि जब एक जनक कोशिका होगा, उसमें से दो समान भागों में मतलब एक जनक कोशिका अगर दो समान भाग में बट जाता है, मतलब यहाँ पे जनक कोशिका है और यह जो दो समान भागों में अगर बट जाता है ना, अगर दो भागों में बटा इसे कहते हैं द्विविखंडन। अगर दो भागों में बटा इसे कहेंगे द्विविखंडन। लेकिन अगर दो भाग से अधिक भागों में बटता है तब उसे कहते हैं बहुविखंडन। दो भागों में बटेगा तो कहेंगे द्विविखंडन, दो भागों से अधिक भाग में अगर यहाँ पे बटेगा उसे कहते हैं बहुविखंडन। ये बात आपको समझ में आया? और ये जो द्विविखंडन होता है वो किसमें होता है? तो अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिस्मेनिया में होता है और बैक्टीरिया में होता है। और
और ये जो बहुविखंडन होता है वो होता है जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है, और कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा में भी होता है यहाँ पे बहुविखंडन। तो आपको अमीबा अभी याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम आपको बताएं द्विविखंडन और बहुविखंडन के बारे में, दोनों के बारे में बता दें और विखंडन के बारे में भी बताएं। लेकिन आपको प्रश्न में पता है क्या पूछा गया आपसे? तो आपसे पूछा गया था कि विखंडन के माध्यम से पुनरुत्पादन के लिए कौन नहीं जाना जाता है। अरे यहाँ पे कौन सा ऐसा जीव है जो विखंडन के माध्यम से जनन नहीं करता है? तो आप कहेंगे लिस्मेनिया के बारे में तो अभी पढ़े, ये विखंडन करेगा। और विखंडन में कौन सा विखंडन करेगा? तो यह जो है द्विविखंडन करेगा। अमीबा भी द्विविखंडन करेगा और पैरामीशियम में भी द्विविखंडन की जनन पाया जाता है। लेकिन ये जो आपको दिखा ऑप्शन नंबर डी में हाइड्रा, क्या दिखा आपको? ये दिखा हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है विखंडन के माध्यम से प्रजनन नहीं करता है, हाइड्रा करता है मुकुलन। किसके द्वारा? तो मुकुलन के विधि से बडिंग के द्वारा यह करता है यहाँ पे प्रजनन। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया, बोला गया आपसे यहाँ पे कि अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है जब दो जलीय विलयन अभिक्रिया करके एक अघुलनशील ठोस बनाते हैं। यहाँ पे अवक्षेपण विलयन के बारे में बात किया गया है। आइए पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया है क्या। अगर हम बात करेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में तो ये क्या होता है यहाँ पे समझेंगे। जब दो जलीय विलयन होगा, जब दो होगा जलीय विलयन, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सोडियम सल्फेट और यहाँ पे यह है जलीय विलयन, और यह बेरियम क्लोराइड, ये भी क्या है? यह है जलीय विलयन। यहाँ पे बोला गया जब दो जलीय विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो उसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके बीच में क्या हुआ है? तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है अघुलनशील ठोस। क्या बनेगा? अघुलनशील ठोस बनता है। मतलब यहाँ पे सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था, ये अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके ये बनाया यहाँ पे बेरियम सल्फेट। क्या बनाया? अभिक्रिया करके बनाया बेरियम सल्फेट, जो कि क्या है? ये है अघुलनशील ठोस। और इसी अघुलनशील ठोस को क्या कहते हैं पता है आपको? इसे कहते हैं अवक्षेप। क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं अवक्षेप। उसके बाद यहाँ पे NaCl का भी निर्माण होता है। तो आपको याद रखना होगा कि वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अवक्षेप बनता है, कोई ठोस पदार्थ यानी कि अवक्षेप बनता है, उसे ही कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे? तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आया तो आइए इसके बारे में हम और बात करते हैं। अब कहा गया यहाँ पे कि अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है जब दो जलीय विलयन अभिक्रिया करके एक अघुलनशील ठोस बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही कहा गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया बनने वाले ठोस को अवक्षेप कहते हैं। अभी तो आपको बताया ना कि जो यहाँ पे ठोस बनेगा, ये जो बनने वाला जो ठोस हुआ है इसे कहते हैं अवक्षेप। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही होगा। आगे कहा गया कि सभी अवक्षेपण अभिक्रियाओं में केवल अम्ल और क्षार ही सम्मिलित होता है। यहाँ पे देखिए कहीं पे लिखा गया कि कौन सा अम्ल कौन सा क्षार है, ऐसा नहीं लिखा। कहने का मतलब क्या? ये एक प्रकार का लवण होगा और ये भी क्या होगा? लवण होगा। तो दो लवण के जलीय विलयन अभिक्रिया करके अवक्षेप का निर्माण करता है, और यहाँ पे कहा गया कि केवल अम्ल और क्षार ही होगा। ये कथन क्या है? ये कथन तो गलत कहा है। तो सही कथन कहा यहाँ पे कौन सा है? आप कहें कथन नंबर 1 और 2, कथन नंबर 1 और 2, कथन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आपका वह बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आगे देखिए, आपसे पूछा गया है कि एक विद्युत तंदूर को जब 100 वोल्ट पर संचालित किया जाता है तो उसकी शक्ति 1200 वाट है, तो विद्युत तंदूर में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? आपसे पूछा गया कितना धारा प्रवाहित होगा, और आपको पता है क्या दिया है? आपको दिया गया 100 वोल्ट। अगर यहाँ पे आप जब भी देखेंगे कि वोल्ट लिखा है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे आपको दिया गया विभवांतर। क्या दिया गया आपको? तो आपको दिया है विभवांतर। विभवांतर को हम भी से लिखते हैं और यही विभवांतर कितना है? यह 100 वोल्ट। ये विभवांतर कितना है? ये हो जाएगा 100 वोल्ट। और कहा गया उसकी विद्युत शक्ति। अच्छा, ये विद्युत शक्ति यानी कि हम यहाँ पे अगर बात कर लेंगे विद्युत शक्ति को क्या चीज से हम लिखते हैं, तो इसे लिखते हैं पी से, मतलब विद्युत पावर को हम लिखते हैं पी से। और यही आपको दिया गया है यहाँ पे 1200 वाट। क्या दिया आपको? 1200 वाट। आपसे पूछा गया प्रवाहित जो विद्युत धारा होगा, प्रवाहित जो यहाँ पे धारा होगा ना, उसके बारे में धारा को हम लिखते हैं
आई क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो ये सब प्रश्न जो है बिल्कुल यहाँ पे आसान होता है, बस केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। तो आप देखेंगे फॉर्मूला यहाँ पे P बराबर आपको फॉर्मूला लगाना होगा, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप तो आपको पता होना चाहिए कि वैसा फॉर्मूला को लगाएंगे जिसमें V आ जाए, P आ जाए, I भी आ जाए। तो हम आपको बताएंगे कि P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है VI। P क्या है, विद्युत शक्ति है। V क्या है, तो यह है विभवांतर, और I क्या है, विद्युत धारा। तो आप सबका केवल यहाँ पे मान रख दीजिए। देखिए P का मान कितना है, तो P का मान हो जाएगा 1200 बराबर V का मान क्या है, तो V का मान है 100 गुना यहाँ पे क्या होगा, I होगा। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो I बराबर क्या बचेगा, I बराबर बचेगा 12, और I क्या, ये है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। तो आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह क्या होगा, यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 एम्पियर। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया है कि एक माली ने बगीचे में 5 अलग-अलग पदार्थ, केले के छिलके, अखबार, सूती कपड़ा, प्लास्टिक की बोतल और धातु के चम्मच को मृदा में दबा दिया। देखिए यहाँ पे प्रश्न थोड़ा-सा अच्छा है, मतलब अच्छा है कि भारी नहीं, बस अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा आपसे, बोला कि एक माली है जो कि अपना बगीचा में 5 पदार्थ, जैसे कि क्या-क्या पदार्थ में है, तो यह केला का छिलका, मतलब केले के छिलके है, अखबार है, और सूती कपड़ा है, प्लास्टिक का बोतल भी है, और धातु के चम्मच भी है, और उसे क्या करता है, तो मिट्टी के अंदर दबा देता है। अब कहा है कि उसने जिन पदार्थों को मिट्टी में दबाया उसमें से कितने पदार्थ जैव निम्नीकरणीय हैं। आपसे पूछा गया जिनको जिनको उसने मिट्टी में दबाया उनमें से कौन सा पदार्थ क्या है, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, उसके बारे में आप बताइए। तो आइए हम आपको बिल्कुल डीप में अच्छे तरीके से बताते हैं ये जैव निम्नीकरण क्या होता है, और अजैव निम्नीकरण ये होता क्या है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको याद रखना होगा कि वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं, और प्राकृतिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि बैक्टीरिया हो जाए, कवक हो जाए, तो अन्य सूक्ष्मजीव हो जाए, मतलब प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा आसानी से सड़ गल जाते हैं और सरल गैर हानिकारक तत्वों में टूट जाते हैं। कहने का मतलब क्या, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब होता है वह पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसे कि अगर पर्यावरण में फेंक दिया जाए, मिट्टी में दबा दिया जाए, तो कुछ दिन में क्या हो, तो सूक्ष्म जीव के द्वारा उसका विघटन कर दिया जाता है। विघटन कर दिया जाता है, उसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं बनता है, उसे कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ये बात आपको समझ में आया। और ये जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है, ये जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब यहाँ देखेंगे, जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल के बारे में, बोला कि केले और अन्य फल का छिलका। अगर आप केला और अन्य फल के छिलके को आप मिट्टी में अगर फेंक देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, तो कुछ दिन में केला और फल का जो भी छिलका होगा उसके ऊपर बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव क्या होगा, काम करके उसको क्या करेगा, तो बिल्कुल सड़ा गला देता है, जो कि यहाँ पे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है। अखबार और कागज में वही हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। सूती कपड़ा हो गया, बचा हुआ भोजन हो गया, या तो सूखी पत्तियां और लकड़ी जो यहाँ पे हो गया, ये सभी होते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में हम बात करते हैं, तो यह क्या होता है पता है, वैसा पदार्थ होगा जो कि सूक्ष्म जीव के द्वारा आसानी से नष्ट या अपघटित नहीं होगा, मतलब जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और यहाँ पे प्रदूषण को फैलाते हैं, उसे कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। मतलब जो अगर बात करें ये कौन कौन सा चीज होगा, तो जैसे हो गया प्लास्टिक की बोतलें और थैलियां हो गया, धातु का चम्मच हो गया, कांच हो गया, एल्यूमिनियम फॉयल हो गया, कीटनाशक हो गया, कंप्यूटर मोबाइल के पार्ट्स हो गया, ये सभी होता है यहाँ पे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आया तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। और आपसे पूछा 5 चीज को इसने मिट्टी में दबा दिया, यहाँ पे दबा दिया मिट्टी में, और आपसे पूछा क्या कि उनमें से कितने पदार्थ जैव निम्नीकरणीय थे। तो कितना पदार्थ जैव निम्नीकरणीय, तो यही तो आपसे पूछा गया, जो कि बिल्कुल आसान है। केला का छिलका हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, एक तो ये हो गया, अखबार भी हो जाएगा, और ये सूती कपड़ा जो दिखा ये भी होगा जैव निम्नीकरणीय। लेकिन प्लास्टिक की बोतल और धातु का चम्मच होगा और जैव निम्नीकरणीय। तो कितना पदार्थ था जैव निम्नीकरणीय, ये था केवल 3 पदार्थ। और आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न,
आगे आपसे पूछा गया कि दी गई एनालॉजी को पूरा करने के लिए पद का चयन कीजिए। अच्छा, आपको एनालॉजी को यहाँ पे पूरा करना है और बोला गया पद का यहाँ पे चयन कीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे क्या, तो आपसे पूछा गया कि द्विखंडन जो होगा वह जो है जीवाणु में होगा। देखिए यहाँ पे द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन जो होता है, अभी आपको कुछ ही देर पहले बताए थे, एक प्रकार का विखंडन होता है और वह क्या, तो जीवाणु में भी होता है। अमीबा में होगा, जीवाणु में होगा, है ना, ये पैरामीशियम में होता है। तो यहाँ पे द्विखंडन और यहाँ पे लिखा जीवाणु, मतलब द्विखंडन की प्रक्रिया होता है जीवाणु में। ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपसे पूछा कि खंडन का प्रक्रिया किसमें होगा, वह आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि खंडन का प्रक्रिया होता है किसमें, तो शैवाल में। और शैवाल में कौन सा शैवाल में, तो स्पाइरोगायरा। आप नाम जरूर यहाँ पे सुने होंगे, स्पाइरोगायरा। तो ये जो स्पाइरोगायरा एक प्रकार का शैवाल होता है, वह जो है अपना जनन करने के लिए कौन सा प्रकार का उपयोग करता है, तो ये जो खंडन का उपयोग करता है। और आपका जो उत्तर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया कि किसी एल्केन का आणविक द्रव्यमान है 44। कोई भी एल्केन है जिसका कि आणविक द्रव्यमान दे दिया गया है 44 यू, और बोला गया इनका इनमें से कौन सा आणविक सूत्र होगा। मतलब यहाँ पे आणविक सूत्र लिख करके दे दिया और कहा आपको कि इनमें से किसका जो द्रव्यमान है 44 यू है, आप उसे बता दीजिए। और आप सब जगह देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन, हर एक जगह क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात किया गया है। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर ये कार्बन होगा, कार्बन, तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, तो यह होता है कितना, तो ये हो जाएगा 12 यू। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होगा 12 यू। और ये हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वह होता है 1 यू। कितना होगा, 1 यू। तो आपको थोड़ा सा चेक तो करना ही होगा। पहला ऑप्शन बोला गया C4H10, क्या बोला यहाँ पे, तो ये बोला C4H10। तो यहाँ पे कार्बन 4 है, तो एक कार्बन का यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान होता है 12 यू। तो आप यहाँ पे 12 यू लिखेंगे और गुना कर देंगे 4 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे और एक हाइड्रोजन का होता है 1 यू, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे है 10, तो आप इसमें 10 जोड़ देंगे। अच्छा, 10 से आपने क्या किया, तो गुना कर दिया। यहाँ पे 12 और 4, 12 चौका 48 हो जाएगा, 48 और यहाँ पे 10, ये तो हो जाएगा 58 यू। तो क्या आपका उत्तर होगा 44 यू आया क्या, तो ये नहीं होगा उत्तर, ये तो गलत हो गया। अच्छा, आगे आपसे कहा है कि C3H8, तो C3 कार्बन का तो परमाणु द्रव्यमान होगा 12 यू, और गुना यहाँ पे कितना, तो 3 से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे और हाइड्रोजन का होता है 1 यू, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो 12 तिया 36 और 8 यहाँ पे कितना होगा, तो ये तो हो जाएगा 44 यू। अच्छा, यही तो आपसे पूछा था ना कि किसका जो है आणविक द्रव्यमान 44 यू होगा। आप कहेंगे C3H8 का जो आणविक द्रव्यमान है वह होगा 44, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आगे देखिए आपसे क्या पूछा गया। आपसे पूछा कि 20 केजी द्रव्यमान के एक ब्लॉक को 200 मीटर की ऊंचाई वाली इमारत के शीर्ष से नीचे गिराया जाता है। बोला गया वह ब्लॉक किस वेग से धरातल से टकराएगा, इसके बारे में आप बताइए। और आपको ये भी कहा है कि आप जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे कहा क्या गया है। बस आपसे कहा है कि एक यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, उसके चाहिए एक ब्लॉक है और वो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। और इसको जो है कहाँ पे, तो इमारत से गिराया जाता है जमीन पर। इमारत से गिराया जाता है कहाँ पे, तो नीचे यानी कि जमीन पर यहाँ पे गिराया जाता है। ये बात आपको समझ में आया। अच्छा, लेकिन आप एक बात हमको बताएंगे। सबसे पहली बात, ये जो यहाँ पे जो वस्तु है, जो ब्लॉक है, उसका द्रव्यमान कितना है, तो इसका द्रव्यमान है 20 केजी। कितना देखिए यहाँ पे लिखा है ना 20 केजी। तो आप यहाँ पे m बराबर तो लिख देंगे आराम से 20 केजी, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इतना लिखने में। अच्छा, लेकिन आपको अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जब ये धातु यहाँ पे ब्लॉक को इमारत पर लेकर के गया और यहाँ पे इमारत के शीर्ष से जब गिराया, तो गिराने के पहले मान लीजिए ये हाथ में था, गिराने के पहले इसका वेग क्या था, क्या जीरो था या नहीं। आप कहेंगे जी हाँ, गिराने के पहले जो इसका वेग था वह था जीरो। वेग क्या था इसका, तो वेग था यहाँ पे जीरो। और गिराने के पहले जब वेग जीरो था उसे कहते हैं प्रारंभिक वेग, यानी कि प्रारंभिक वेग को हम लिखते हैं यू से।
और यू इसका होगा क्या, तो ये होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आया तो आइए थोड़ा हम और आपको समझाते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब बोला गया इस यहाँ कहाँ से, तो ये 200 मीटर, यहाँ पे लिखा है ना कि ये 200 की ऊंचाई वाली इमारत से, अच्छा ऊंचाई बोला गया मतलब एच बोला, कितना ऊंचाई से गिराया है इसको, जो है 200 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया इस वस्तु को। और बोला गया यहाँ पे कि इसका मान, किसका मान, तो जी का मान, आप जी का मान तो आप ले लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन निकालना क्या है, निकालना है आपको कि वह जो ब्लॉक होगा वह धरातल से कितना वेग से टकराएगा। मतलब वस्तु जब यहाँ से गिराया जाएगा ऊपर से नीचे, जैसे ही ये जमीन पर आकर के पटकाएगा तो उस टाइम पे इसका वेग कितना था, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे तो प्रारंभिक वेग तो यू, यहाँ पे यू था वो तो 0 हो गया, तो नीचे जो आकर के टकराएगा उसे तो कहेंगे क्या, अंतिम वेग। क्या कहेंगे उसको, तो उसको कहेंगे अंतिम वेग। और यही अंतिम वेग आपको निकालना है, यही अंतिम वेग आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको तो फॉर्मूला चाहिए। तो आइए हम 3 फॉर्मूला बताते हैं गति का समीकरण का। हम यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूला बताएंगे गति का समीकरण का। गति का समीकरण के लिए जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे, गति के समीकरण के लिए जो फॉर्मूला होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। और पहला फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या, तो ये होता है v बराबर u प्लस ए टी, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला होगा भी, यहाँ पे s बराबर होगा, s बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2af हो जाएगा। अच्छा और बात करेंगे तीसरा फॉर्मूला के बारे में, तो ये होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2af। ये क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे भी यू स्क्वायर प्लस 2a। अच्छा यहाँ पे तो गलत लिख दिए हैं, ये तो गलत लिख दिए हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे आप, s बराबर होता है यू टी प्लस, यहाँ पे होगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम गति के तीनों समीकरण को लिख दिए, लेकिन अब आपको खास बात याद रखना होगा, ये जो हम तीनों समीकरण को लिखे हैं गति का, ये पता है कौन से गति के लिए, तो ये है रैखिक गति के लिए। कौन सा गति, ये जो है किसके लिए, तो ये है रैखिक गति के लिए। अच्छा आप कहेंगे ये रैखिक गति क्या होगा, तो हम आपको बताएंगे कि अगर रोड पे किसी भी लड़का की गति, किसी भी कार की गति, मतलब जो सीधा रेखा में जो क्षैतिज में गति होता है, जो क्षैतिज में गति होगा, जैसे कि रोड पर गति होता है, ट्रेन पर का जो गति होगा ना, उसे ही कहते हैं रैखिक गति। ये जो आपको समीकरण लिख के दिए हैं तीनों का तीनों, ये क्या है, ये तीनों का तीनों है क्षैतिज गति के लिए। अच्छा यहाँ पे क्षैतिज यानी कि रैखिक गति के लिए ये दिया गया है। अच्छा और भी आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज यहाँ पे क्या है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे u आपको मिला है, तो u होता है क्या, u होता है प्रारंभिक वेग। ये क्या होगा, ये होगा प्रारंभिक वेग, u हो जाएगा प्रारंभिक वेग। और यहाँ पे v क्या होगा, v होता है अंतिम वेग। v क्या होगा, v हो जाएगा यहाँ पे अंतिम वेग। अच्छा और भी अगर आप जानना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे s क्या होगा, तो s होगा एक प्रकार का, आप इसे दूरी कह सकते हैं, या तो आप यहाँ पे विस्थापन कह सकते हैं, आप यहाँ पे इसे विस्थापन कह सकते हैं, या तो आप इसे स्थिति कह सकते हैं। और अगर और क्या रहा है, तो यहाँ पे ए है, तो ए क्या है, ए तो हो जाएगा त्वरण, ए होगा त्वरण। अच्छा और कुछ रहा है क्या, यू हो गया, भी हो गया, टी हो गया। अच्छा एक टी बचा ना, टी, तो टी को क्या कहते हैं, तो टी को कहते हैं समय। टी को क्या कहेंगे, तो टी को हम कह देते हैं यहाँ पे समय। ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर ये बात समझ में आया तो अच्छा आपको ज्यादा समझाएं कहाँ, अभी तो केवल फॉर्मूला लिखे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप जो है ना इस तीनों फॉर्मूला में से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे आप ऐसा फॉर्मूला को लगाइए जिसमें कि ये सब का सब एम भी आ जाए, यू भी आ जाए, एच भी आ जाए, जी भी, कहने का मतलब जो दिया है और जो पूछा है सब का सब अगर आ जाए तो वैसा ही फॉर्मूला को आपको लगाना होगा। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। पहली बात क्या, यहाँ पे टी दिया है कहीं आपको, अरे समय आपको यहाँ पे दिया गया है क्या, आप कहेंगे जी नहीं, समय तो यहाँ पे नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए टी दिया है, पहला में टी दिया है, दूसरा में भी टी। अरे पहला गति का समीकरण और दूसरा में तो समय दिया है समय, तो यहाँ पे तो आपको समय नहीं दिया है ना, हिसाब में क्वेश्चन में तो नहीं दिया है यहाँ पे। तो आपको वैसा फॉर्मूला चुनना होगा कि जिसमें समय ना दिया हो, और समय किसमें नहीं दिया है, तो गति का तीसरा समीकरण में। तो आप चुनेंगे किसे, तो आप चुनेंगे गति का तीसरा समीकरण। गति का यहाँ पे चुनना है आपको गति का तृतीय समीकरण। और अगर हम बात कर रहे हैं गति का तृतीय समीकरण क्या है, तो गति का तृतीय समीकरण तो आप जानते हैं, अभी तो आपको बताएं ये क्या है, यह भी स्क्वायर बराबर, अच्छा हम यहाँ लिख देते हैं इसको,
ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन अब खास बात, ये फॉर्मूला जो लिखे हैं किसके लिए, तो रैखिक गति के लिए है। लेकिन आपको लिखना होगा यही फॉर्मूला को ऊर्ध्वाधर गति में। कौन सा गति में, तो आपको लिखना होगा ऊर्ध्वाधर गति में। और आपको ऊर्ध्वाधर गति के लिए याद नहीं करना है, आपको केवल रैखिक गति ही याद करना है, बाकी आप अपने आप ऊर्ध्वाधर गति को लिख देंगे। बस आपको ऊर्ध्वाधर गति में लिखने के लिए बस एक ही चीज का याद रखना होगा कि आप क्या करेंगे, तो एस के स्थान पे लिखेंगे एच को, और एस के स्थान पे तो एच आप लिख देंगे, और ए के स्थान पे लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पे जी को आप लिखेंगे। तो आइए इस फॉर्मूला को हम बना देते हैं। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पे g और s के स्थान पे क्या होगा, तो ये होगा h। अगर हम बात कर लें अब यहाँ पे, अब केवल बैठाइए, आपका उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर u का मान क्या है, तो u का मान है 0, तो 0 का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे 2 होगा, और g का मान क्या है, g का मान है 10, और h क्या है यहाँ पे, h है यहाँ पे 200। अगर वी स्क्वायर बराबर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 200, और ये 10 तो 2000, 2000 गुना आप 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 4000। और अगर आप भी बराबर यहाँ से निकाल देंगे, ये निकल करके कितना आएगा, तो ये आएगा, ये आ जाएगा √4000। अच्छा, ये 4000 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 4000 को आप लिख सकते हैं 20 गुना आप इसे 10 भी लिख सकते हैं 4000 को। और यहाँ से अगर भी बराबर बात करें तो क्या निकलेगा, तो ये भी बराबर निकल करके आएगा, दो गो भी में से एक भी तो रूट के बाहर हो जाएगा, 10 का यहाँ पे जोड़ा नहीं लगा, ये रूट के अंदर होगा, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे हुआ होगा यहाँ पे 20 √10 मीटर प्रति सेकंड। ये बातें आपको समझ में आया होगा, हिसाब बहुत ज्यादा बड़ा था नहीं था, बस हम आपको एक बार फॉर्मूला का रिवीजन करवाएं कि आप एक बार रिवीजन करें ताकि आगे आपको याद रहे। अगला प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे, और आगे आपसे पूछा गया है यूवी प्रकाश के अंतर्गत क्लोरीन के साथ मीथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्रथम उत्पाद क्या है। बोला गया क्लोरीन का अभिक्रिया मीथेन के साथ। अगर हम यहाँ पे क्लोरीन का अभिक्रिया करवाते हैं मीथेन के साथ, तो हम मीथेन को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर कि मीथेन सी एक कार्बन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक कार्बन है, और इसके साथ में जो है कितना हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, और इसका अभिक्रिया करवा दिया गया क्लोरीन के साथ में। जब क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करता है मीथेन, और कहाँ पे, तो ये जो है सूर्य के प्रकाश में, कहाँ पे, तो सूर्य के प्रकाश में अगर ये अभिक्रिया करता है तो ये क्लोरीन पता है क्या करता है, बारी बारी से, यहाँ पे देखा होगा आपको, देखिए 4 यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन, तो क्लोरीन क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन को बारी बारी से प्रतिस्थापित करता है, मतलब हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन खुद बैठ जाता है हाइड्रोजन के जगह पे। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे तो देखेंगे कार्बन यहाँ पे है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, तो हाइड्रोजन 4 था, लेकिन एक हाइड्रोजन, यहाँ वाला हाइड्रोजन को क्या किया, क्लोरीन हटा करके खुद क्लोरीन यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बनाता है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि एक हाइड्रोजन के स्थान पे कौन आ गया, तो एक हाइड्रोजन का स्थान पे आ गया क्लोरीन। अगर पूछेंगे अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप कहेंगे कार्बन तो होगा, लेकिन हाइड्रोजन देखिए कितना है, तो 1 2 3, अब 3 हाइड्रोजन होगा, कार्बन, अच्छा ये हो गया कार्बन 1, हाइड्रोजन हो गया 3, उसके साथ में जुड़ गया क्या, तो ये जुड़ गया है क्लोरीन। ये बात आपको समझ में आया होगा। और इसी को क्या कहते हैं पता है आपको, इसी को कहते हैं क्लोरोमीथेन। इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन, इसे कहेंगे क्लोरोमीथेन। आपसे यही तो पूछा गया था ना कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब होगा क्लोरीन और यहाँ पे मीथेन का, तो प्रथम उत्पाद क्या बनेगा, प्रथम उत्पाद जो बना यही बना यहाँ पे क्लोरोमीथेन। आपका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे पूछा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के संबंध में कि कौन सा कथन सत्य है, उस बारे में बताइए। आइए हम आपको समझाते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बारे में। पहली बात आपको याद रखना होगा, ये जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, पता ये किसके लिए काम में आता है, तो यह काम में आता है कोई भी अगर धारावाही चालक तार है, उसके ऊपर जो चुंबक यहाँ पे धारावाही
धारावाही चालकता अगर कोई है, उसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है ना, बल को ज्ञात करने मतलब बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होगा ना, उसी के बल की जो दिशा होगा उसको ज्ञात करने के लिए काम में लेके आते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और आपको याद रखना है कि जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, उसका कहना क्या है, तो इसका कहना है कि आप बाएं हाथ के 3 उंगलियां किसको किसको, तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया तर्जनी, ये जो आपका जो यहाँ पे उंगली जो दिखा ये क्या है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे तर्जनी, तर्जनी हो गया। और ये है मध्यमा, ये हो गया मध्यमा, और ये तो आप जानते हैं अंगूठा। अगर आप 3 उंगली को लेते हैं तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, लेकिन बायां हाथ का, और आप इस तीनों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। कहने का मतलब क्या, तर्जनी और मध्यमा के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे तर्जनी और अंगूठा के बीच का जो एंगल होगा यह भी क्या होगा, 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या होना चाहिए कि तीनों का तीनों उंगली एक दूसरे के क्या होना चाहिए, तो लंबवत होना चाहिए। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको याद रखना है, और क्या आपको याद रखना है कि यदि जो आपका यहाँ पे होगा मध्यमा, यदि होगा मध्यमा, तो मध्यमा अगर बताएगा विद्युत धारा की दिशा को, ध्यान दीजिएगा, अगर मध्यमा बताएगा विद्युत धारा की दिशा को और तर्जनी बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो अंगूठा पता है क्या बताएगा आपको, अंगूठा बताएगा चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा को बताता है अंगूठा। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, तो आपको याद रखना, तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। मध्यमा क्या बताएगा, मध्यमा बताएगा विद्युत धारा। और अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा, अंगूठा जो यहाँ पर आपको दिखा, ये बताएगा बल को, बल की दिशा को बताता है। अगर इतना बात तो समझ में आया, तो आइए यहाँ पे बस यही आपको बताना था कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे क्लियर कहा है कि यदि अंगूठा बल की दिशा में, देखिए यहाँ पे अंगूठा बल, अंगूठा कौन सी दिशा में, बल की दिशा में, यदि अंगूठा बल की दिशा में, तर्जनी धारा की दिशा में, तर्जनी को आप देखें, तर्जनी यहाँ पे है, ये क्या, तो ये तो बोला गया चुंबकीय क्षेत्र, ये तो गलत हो गया जाएगा, इस बात ये तो क्या है, गलत, ये तो कथन नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। आगे बोला यदि अंगूठा धारा की दिशा में, यहाँ पे बोला गया यदि अंगूठा धारा की दिशा में या मध्यमा, और मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इंगित करती है, तो तर्जनी बल की दिशा, ये भी तो नहीं होगा। आगे कहा गया कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा धारा की ओर इंगित करता है। अच्छा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आप देखिए यहाँ पे तर्जनी कहाँ पे है, तो यह तर्जनी, तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तो ठीक है, तर्जनी बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा क्या, मध्यमा बताएगा धारा की दिशा, तो मध्यमा को आप देखेंगे यहाँ पे, मध्यमा ये बताएगा विद्युत धारा की दिशा। तो अंगूठा क्या बताएगा, बोला गया तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा को दर्शाता है, बल या गति की दिशा को दर्शाएगा कौन, तो ये अंगूठा। मतलब आपका जो सही उत्तर होगा बी नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर धातु अपने क्रिस्टल जालक में विस्थापित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। बस आपसे यही पूछा गया कि कौन सा गैर धातु, अरे गैर धातु का मतलब हो गया जो धातु नहीं है, मतलब मान सकते हैं कि वह धातु होगा, जो धातु नहीं वो क्या होगा, तो अधातु होगा। तो यहाँ पे बोला गैर धातु, जो यहाँ पे धातु नहीं है मतलब वो धातु है, और वह क्या करता है, वह जो विद्युत का है सुचालक, विद्युत का क्या है, तो विद्युत का है सुचालक है। और आप बचपन से पढ़े होंगे, वह अधातु जो अधातु रहते हुए भी विद्युत का करता है चालन, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रेफाइट। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे आपसे पूछा गया है कि शरीर में आप किस स्थान पर अत्यंत पतली चपटी उपकला कोशिकाओं की एक परत मिलने की उम्मीद करेंगे जो एक नाजुक अस्तर के पार पदार्थों यानी कि गैसों के परिवहन के लिए डिजाइन की गई हो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बड़ा नहीं है, खराब नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इसको घुमाया गया थोड़ा अच्छा। देखिए आपसे पूछा गया है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि शरीर में आप किस स्थान पर
अत्यंत पतली, शरीर में किस स्थान पे अत्यंत पतली और कैसा तो चपटी उपकला कोशिकाओं की एक परत मिलने की उम्मीद करेंगे, जो नाजुक अस्तर के पार यानी कि नाजुक अस्तर के पार पदार्थ यानी कि गैसों का परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपको ऐसा कहाँ पे मिलेगा उत्तक, जो कि बिल्कुल पतला होगा, चपटी होगा और नाजुक अस्तर का निर्माण करता है, जहां से होता है गैसों का परिवहन। तो आप जानते होंगे कि जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़ा फेफड़ा में होता है अल्वियोली यानी कि वायु कुपिका होता है, और वायु कुपिका क्या करता है, गैसों का करता है विनिमय। तो यहीं पे जो होगा फेफड़ा के अंदर जो अल्वियोली होता है ना, उसी के अस्तर का निर्माण करता है चपटी उपकला उत्तक, यहाँ पे जो कि गैस का करता है विनिमय। तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन थॉम्सन के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का सटीक वर्णन करता है। आपको बताना है थॉम्सन के परमाणु मॉडल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है ना, उसके बारे में आपको बताना है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं, थॉम्सन के परमाणु मॉडल के बारे में। और थॉम्सन का कहना था कि परमाणु जो है एक प्रकार का क्रिसमस केक की तरह। कहने का मतलब क्या, उसने कहा कि एक प्रकार का जो क्रिसमस केक होता है, या तो जो तरबूज होता है, तरबूज ना, तो तरबूज पूरा का पूरा जो तरबूज होगा वह क्या होगा, वही होगा परमाणु। उसने कहा तरबूज को परमाणु, और क्या कहा यहाँ पे परमाणु जो है तरबूज यानी कि उस तरबूज में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो भाग होगा वह होता है लाल वाला भाग। कैसा भाग होगा, तो लाल वाला भाग होता है। और यही कहा है कि तरबूज में जो लाल वाला भाग होता है खाने वाला, उसे इसने कहा परमाणु, जो कि होता है धन आवेशित। मतलब वो क्या होगा, वो जो धनात्मक होता है, और उसके बीच में जो फंसा होता है बीज, इसके बीच में जो फंसा होता है बीज, उसको इसने क्या कहा, उसको इसने कह दिया इलेक्ट्रॉन। बस यही है थॉम्सन का परमाणु मॉडल। यानी कि थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार आप कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु है तो परमाणु क्या होगा, एक धनात्मक गोला है, धनात्मक गोला है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो जो है तरबूज में जो इस प्रकार से यहाँ पे जो बीज फंसा हुआ है तरबूज में, वही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बात करेंगे आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। जी नहीं, यह तो नहीं होगा। बोला गया इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश। जी हाँ दोस्तों, यही होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा धनात्मक आवेश वाले गोले में अंतर यहाँ पे अंतः स्थापित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जो धनात्मक आवेशित गोला है उसी के बीच बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और यही जो है यहाँ पे आपका उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आपसे पूछा गया कि परमाणु के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम बात करें कथन नंबर 1 के बारे में, तो बोला गया कि परमाणु का आकार लगभग 0.1 नैनोमीटर से 0.5 के पास में होता है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही कहा गया है। जो परमाणु का आकार होता है वह 0.1 नैनोमीटर से लेकर के 0.5 नैनोमीटर के पास के बीच में होता है। ये बिल्कुल सही कहा है। आगे यहाँ पे कहा है कथन नंबर 2 में कि आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं, अगर आप आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे यही क्या है, तो गलत कहा है। परमाणु का आकार बढ़ता नहीं, घटता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो अगर आप जाते हैं कोई भी आवर्त सारणी में, आवर्त में अगर जाते हैं बाएं से दाएं, तो वहां पे परमाणु का आकार घटता है, ये बढ़ता नहीं है। ये तो कथन क्या है, तो ये गलत कह दिया। आगे कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 पर पावर -10 मीटर होती है। जी हाँ दोस्तों, यह भी कथन बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो त्रिज्या होगा वह 10 पर पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर बात कर लें कि यहाँ पे कौन कौन सा कथन सही है, 1 और 3, 1 और 3 आपको दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर डी में, कि 1 और 3 क्या है, यही सही है। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया है कि एक समांगी मिश्रण में विलय के कणों का आकार सामान्यतः डैश। आपसे पूछा एक समांगी मिश्रण में विलय के कणों का आकार क्या होगा, यही आपको बताना है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे बिलियन लिखा है, बिलियन का मतलब क्या, बिलियन एक प्रकार का होता है समांगी मिश्रण। बिलियन क्या होगा, तो बिलियन जो है एक प्रकार का होता है समांगी मिश्रण। तो बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, और उसी का हम गुण देखने वाले हैं। कहा गया बिलियन एक समांगी
विफलन है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही कहा। यहाँ कहा गया कि बिलियन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपका उत्तर यहीं से मिल जाएगा कि बिलियन का जो कण होगा उसका व्यास जो है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है मतलब कम होता है। आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि 1 नैनोमीटर से भी कम होता है कौन, तो यहाँ पे बिलियन का आकार। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 4 टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसका विलयन है। अब बोला गया एक विद्यार्थी जो है ना सभी टेस्ट ट्यूब में क्या करता है, तो जिंक धातु को मिला देता है। अब बोला गया कि किस टेस्ट ट्यूब में अभिक्रिया होगी। यहाँ पे सिंपल आपसे पूछा गया किसके बारे में, तो आपसे पूछा गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बताए होंगे हम कभी ना कभी एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, और उसमें हम एक सेकेंड, उसमें हम आपको बताए होंगे कि यहाँ पे ए कोई यहाँ पे तत्व है और बी सी क्या है, तो बी सी कोई यौगिक है, और ये जब अभिक्रिया करेगा तो ए जो है मिल जाएगा सी के साथ में, तो ये बनाएगा ए सी, और क्या करेगा बी को कर देगा अकेला, बी क्या हो जाएगा अकेला हो जाएगा, तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया भी एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के ऊपर। किसके ऊपर, तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या कि अगर यहाँ पे ए जो यहाँ पे तत्व है अगर बी को हटाएगा कब, जब ए होगा अधिक अभिक्रियाशील बी से तब। कहने का मतलब क्या, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वह अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है ना, उसे ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और जस्ट वही बात यहाँ पे कहा गया है कि 4 टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे और सब में बोला गया जिंक मिलाता है विद्यार्थी, मतलब जिंक मिला दिया गया और पहला में मिलाएगा तो ये होगा कॉपर सल्फेट, यहाँ पे है ये होगा। अच्छा, दूसरा में भी जिंक को मिला दिया गया और ये क्या है, तो MgSO4 था। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, और तीसरा क्या है, तीसरा है ZnSO4 है, इसमें भी जिंक मिला दिया गया, और यह AgNO3 और इसमें भी क्या किया गया, यहाँ पे इसमें भी जिंक को मिला दिया गया है। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना। 4 टेस्ट ट्यूब था तो हम चारों को यहाँ लिख दिए और यहाँ पे चारों में विद्यार्थी ने क्या किया, तो जिंक को मिला दिया है। अब देखना है आपको, बोला गया क्लियर कहाँ पे अभिक्रिया होगा कहाँ पे नहीं होगा। यह जो अभिक्रिया होगा आप देखेंगे ये हो गया ए, कोई यहाँ पे Zn क्या हो गया, तो ये ए हो गया, और ये सब जो आपको दिख रहा है ये होगी कि यह है BC। वही बोला गया कहाँ पे अभिक्रिया करेगा, कौन सा अभिक्रिया नहीं करेगा, तो आपको बताए थे अभी अभिक्रिया कौन करेगा, यदि जिंक जो है ज्यादा अभिक्रियाशील रहेगा जिस धातु से वहां पे अभिक्रिया होगा, जहां पे कम अभिक्रियाशील होगा वहां नहीं। वो कहने का मतलब क्या, जिंक जो होता है वह कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है तो यहाँ पे अभिक्रिया होगा। जिंक जो है मैग्नीशियम से ज्यादा होता है या कम होता है, तो अच्छा यहाँ पे देखिए हम आपके लिए लिख दिए हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी, और जो सबसे ऊपर है वह सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता श्रेणी घटता है, मतलब सबसे कम अभिक्रियाशील यहाँ पे हो जाएगा सोना। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो अच्छा दूसरा क्या बोला गया था आपको, दूसरा पूछा था कि जिंक और मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीशियम, जिंक तो यहाँ पे है, मैग्नीशियम क्या यहाँ पे है, तो आप बताइए जिंक और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है। आप कहेंगे जो ऊपर है वही ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे पता है जिंक जो है ना, जिंक इस मैग्नीशियम को हटा नहीं पाएगा, मतलब यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, ये तो जिंक है ये भी जिंक है, तो ये तो बराबर ही है, तो यहाँ भी अभिक्रिया नहीं होगा। यहाँ पे जिंक है यहाँ पे सिल्वर, तो आप देखेंगे ये जो सिल्वर होता है, सिल्वर इससे अधिक अभिक्रियाशील होता है जिंक, मतलब यहाँ से क्या होगा, जिंक जो है सिल्वर को हटा देगा तो यहाँ भी अभिक्रिया होगा। तो अभिक्रिया कहाँ कहाँ पे होगा, तो कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट यहाँ पे सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट वाले में अभिक्रिया होगा, बाकी सब में अभिक्रिया नहीं होगा, और आपका उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे पूछा गया आपसे कि जब पीड़कनाशी जैसे रसायन खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करते हैं और उच्च स्तर पर अधिक सांद्रित हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों हम आपको बताए थे कल के क्लास में भी जैविक आवर्धन के बारे में। किसके बारे में? तो हम बताए थे आपको जैविक आवर्धन के बारे में। और ये जैविक आवर्धन क्या होता है कि जब हानिकारक और अजैव निम्नीकरणीय रसायन जैसे कि पीड़कनाशी हो जाए, वह जो है खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। उसके साथ प्रवेश करने पर क्या होगा, तो प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर उनकी सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पोषी स्तर के बारे में, तो सबसे जो पहला होता है, यहाँ पे जो पहला होगा वह तो होता है उत्पादक। उसके बाद यहाँ पे होता है दूसरा हो गया, ये हो गया तीसरा होता है, और ये होता है ऐसे करके चौथा, ये होता है पांचवा। ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पे जो उर्वरक सबका यानी कि जो हानिकारक पदार्थ होगा या तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होगा जैसे कि पीड़कनाशी रसायन हो गया, और इसका उपयोग किया गया पौधा के ऊपर ना, तो पौधा में जितना जाएगा पीड़कनाशी, उसको अगर खाएगा ऊपर वाले यहाँ पे ऊपर वाला जीव, तो इसके पास भी आ जाएगा पीड़कनाशी। इसके उसके बाद क्या होगा, ऊपर वाले के पास भी पीड़कनाशी। कहने का मतलब जो सबसे ऊपर में बैठा होगा उसमें जो पीड़कनाशी होगा, जो रसायन होगा ना, वह क्या होगा, सबसे अधिक ज्यादा होगा। मतलब क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जो सबसे ऊपर बैठा होता है उसका सांद्रता क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबके पास से जो है अंत में उसी के पास पहुंचता है रसायन। तो यहाँ पे आपको समझ में आया जैविक आवर्धन के बारे में। और यहाँ लिखे हैं कि ये रसायन जीवों के शरीर में ना तो उत्सर्जित होता है और ना ही इसका चयापचय हो पाता है, और ये संचित होते हैं। चूंकि मानव और या तो सिर्फ उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं, इसलिए उनके शरीर में इन रसायन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। और यही तो आपसे पूछा गया था ना कि पीड़कनाशी होगा, कोई रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है और उच्च स्तर पर अधिक सांद्रित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जैविक आवर्धन। आपको याद रखना होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन के सर्वतोमुखी गुण का एक कारण नहीं है? दोस्तों कार्बन में एक गुण पाया जाता है सर्वतोमुखी का। मतलब कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। इसलिए इसका जो संयोक्ता होता है वह कितना होता है, 4 होता है। आपको कई बार कार्बन के बारे में हम बताए हैं। और आपसे यही पूछा गया कि कार्बन का जो है कौन सा सर्वतोमुखी वाला गुण का कारण नहीं है। तो कार्बन पता है क्या करता है, कार्बन अपने ही कार्बन के साथ में एकल आबंध या द्विआबंध या तो त्रिआबंध, मतलब सिंगल बाउंड, डबल बाउंड या ट्रिपल बाउंड को भी बना सकता है। ये तो बिल्कुल सही कहा है। आगे बोला गया श्रृंखला, मतलब कार्बन में एक गुण पाया जाता है कि कार्बन जो है अपने ही परमाणु के साथ में लंबा चेन के रूप में ये बना सकता है, जिसे कहते हैं श्रृंखलन। और इसका जो संयोजकता होता है वह होता है 4, मतलब टेट्रा वैलेंस ये होता है। ये तीनों का तीनों सही कहा गया है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है आयनिक आबंधों का निर्माण, जो कि बिल्कुल गलत कहा गया है, और यही आपका सही उत्तर होगा। क्योंकि आयनिक आबंध का निर्माण कार्बन नहीं करता है, क्योंकि कार्बन जो यौगिक का निर्माण करता है उस यौगिक का नाम होता है सहसंयोजक यौगिक, या तो सहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है कार्बन, आयनिक आबंध का नहीं करता है। आपका उत्तर ए नंबर सही होगा। आगे बोला गया कि कृषि यहाँ पे किसी वृत्ताकार ट्रैक पर नियत चाल से साइकिल चला रहा चालक किस प्रकार की गति का उदाहरण है? यहाँ देखिए बोला गया एक है वृत्ताकार ट्रक है, वृत्ताकार रास्ता है, और इसी रास्ता पे कोई क्या करता है, व्यक्ति यहाँ पे साइकिल को चला रहा है नियत वेग से। ऐसे तो नियत वेग नहीं कह सकते हम, यहाँ पे नियत चाल कह सकते हैं। नियत चाल से ये साइकिल को चलाता है। वही कहा गया यह किस प्रकार का गति है, यह है एक समान वृत्तीय गति। मतलब अगर कोई भी वस्तु एक समान वृत्तीय वृत्ताकार कक्ष में जो है चक्कर लगाता है नियत चाल से, तो वैसा गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। आगे आपसे पूछा गया कि वह कौन सी अद्वितीय विशेषता जो माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी कुछ प्रोटीन स्वयं बनाने देती है? आपसे पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा क्या है जो प्रोटीन, अपना जो प्रोटीन होगा वह
यहाँ पे खुद से बना लेती है। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन का निर्माण करने वाला कौन होता है, पता है आपको? तो वह होता है राइबोसोम। क्या होगा? तो प्रोटीन का निर्माण करने वाला होगा राइबोसोम। यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि अगर राइबोसोम का यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण किया जा रहा है तो यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम तो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम तो होगा। लेकिन आपको एक बात और याद रखना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम के साथ साथ इसका खुद का होता है डीएनए। क्या होगा? इसका खुद का डीएनए होता है। यानी कि आपका जो उत्तर होगा ए नंबर सही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए और यहाँ पे राइबोसोम होता है। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया कि यहाँ पे कि किसे परिपथ में भी अक्षर वाले वृत्त के द्वारा निरूपित किया जाता है। बोला गया जो है किसे भी अक्षर वाले वृत्त के द्वारा निरूपित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे भी अक्षर वाला नहीं, ये भी अक्षर वाला, ये भी अक्षर वाला है। और जो है इसके द्वारा किससे निरूपित किया जाता है? तो वोल्ट मीटर को। किसे? तो वोल्ट मीटर को। आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि यदि द्रव्यमान दोगुना हो जाए, जी नियत रहे तो भार क्या होगा? आपसे पूछा गया कि यदि द्रव्यमान हो या दोगुना, पहली बात अगर हम बात करेंगे भार के बराबर, भार को कहते हैं वेट। क्या कहेंगे? वेट, यानी कि डब्लू कहेंगे। और डब्लू बराबर फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। डब्लू बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो ये तो होगा एम इंटू जी। और यहाँ पे बोला गया अब क्या, अच्छा डब्लू बराबर एम इंटू जी हो गया, लेकिन बोला गया द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए। एम के स्थान पे अब एम नहीं होगा, एम के स्थान पे क्या होगा? ये होगा 2m। तब बोला गया अब भार क्या होगा? तो यहाँ पे हम डब्लू बराबर वो तो था एम जी, यहाँ पे आप डब्लू डैश कह सकते हैं, जिसका कि फॉर्मूला फिर से होगा एम जी। और एम अब क्या होगा? एम तो हो जाएगा 2m। क्या है कि बोला गया नहीं, यहाँ पे दो गुना कर दिया द्रव्यमान को। द्रव्यमान पहले एम था, अब दो गुना किया तो 2m हो गया। गुना क्या होगा? जी, तो जी तो बोला गया नियत होगा, तो जी के स्थान पे जी ही होगा। और यहाँ पे डब्लू डैश बराबर होगा टू, टू इंटू यहाँ पे आप कह सकते हैं टू इंटू, अच्छा ये टू इंटू एम जी हो जाएगा। क्या होगा? टू इंटू एम जी होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे एम जी का मतलब क्या, आप कहेंगे एम जी का तो मतलब होता है क्या, एम जी का मतलब क्या होगा? एम जी का मतलब होता है वेट, यानी कि यहाँ पे भार। यहाँ पे हो जाएगा डब्लू डैश बराबर टू डब्लू। कहने का मतलब क्या है, जो पहले जो डब्लू जो भार था ना, भार, उसका हो जाएगा दो गुना। क्या होगा? उसका उसका हो जाएगा दो गुना। मतलब जो भार था द्रव्यमान को अगर करते हैं दो गुना, तो उसका क्या होगा यहाँ, अच्छा भार पहले कुछ न कुछ था, द्रव्यमान को कर दिया गया दो गुना, तो यहाँ पे जो उसका भार होगा नया वाला वो क्या होगा? वह भी हो जाता है दो गुना, ऑप्शन नंबर सी। आगे पूछा गया आपसे यहाँ पे कि कुक्कुट पालन में ब्रायलर को लेयर से क्या अलग करता है? दोस्तों कुक्कुट पालन का मतलब हो गया मुर्गी पालन। और मुर्गी पालन में दो प्रकार का कुक्कुट यानी कि दो प्रकार का मुर्गी होता है। एक होता है ब्रायलर, एक होता है लेयर्स। और ये ब्रायलर क्या होता है? ब्रायलर को किस लिए यहाँ पे पाला जाता है? तो इसे जो है मांस के लिए, किसके लिए? मांस के लिए। और लेयर्स को पाला जाता है अंडा उत्पादन के लिए। किसके लिए? तो अंडा उत्पादन के लिए। यही तो आपसे पूछा था ना कि कौन सा इसको जो है अलग करेगा। तो ब्रायलर जो होता है यह मांस के लिए पाला जाता है और लेयर्स को अंडा के लिए। आप यहाँ पे आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रासायनिक उद्योगों में विरंजक चूर्ण मुख्य रूप से डैश के रूप में कार्य करता है। आपसे पूछा गया विरंजक चूर्ण जो है ना, वह रासायनिक उद्योग में इसका जो उपयोग किया जाता है वह जो है किस रूप में काम करता है, इस बारे में आप बताइए। पहली बात, विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होगा वह हो जाएगा CaOCl हॉल्ट वाइज, ये हो जाएगा। ये हो गया नया वाला फॉर्मूला, अभी नया वाला एनसीईआरटी में यही दिया गया। और पुराना था CaOCl2। आपको दोनों याद रखना होगा, बाकी आप देख लीजिए अपना। उसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि जो विरंजक चूर्ण होगा वह जो है बोला गया रासायनिक के उद्योग में मुख्य रूप से डैश के रूप में कार्य करता है। तो यह काम करता है ऑक्सीकरण कर्मक, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है विरंजक चूर्ण। क्यों? क्योंकि विरंजक चूर्ण में जो आपको दिखा नहीं है ऑक्सीजन, आपको जो दिखा यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका जो ऑक्सीजन है ना ये आसानी से क्या करता है? मुक्त कर देता है। मतलब ऑक्सीजन को आसानी से दे देता है ऑक्सीकरण कराने के लिए। इसीलिए इसे कहते हैं ऑक्सी, यहाँ पे ऑक्सीकरण कर्मक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सोनार तकनीक डैश के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करती है। दोस्तों यह प्रश्न बिल्कुल आसान है और यह प्रश्न है आपके लिए होमवर्क। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा 30 नंबर का वह क्या होने वाला है। हम बात करेंगे अगला प्रश्न के बारे में और आगे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लवण को जल में विलीन करने पर उदासीन विलयन निर्मित करेगा। आपसे देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे किस लवण को जो है जल में विलीन करने पर उदासीन विलयन निर्मित होगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे बोला गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का होता है क्षार। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप डाल देते हैं पानी में क्षार को, तो ये क्या उदासीन हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, यह उदासीन नहीं है, ये तो क्षार है। और ये जो आपको दिखा सोडियम एसीटेट, ये पता है क्या है? यह भी होता है क्षारीय प्रकृति का, यह भी होगा क्षारीय प्रकृति का। और ये जो आपको जो दिख रहा है अमोनियम क्लोराइड, यह होता है अम्लीय प्रकृति का। कौन सा प्रकृति का? तो यह होता है अम्लीय प्रकृति का। तो ये जो आपको दिखा सोडियम क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का क्या है? तो ये लवण ही है। और यह कैसा लवण होता है? तो यह लवण होता है उदासीन। कैसा लवण होगा? तो यह जो है उदासीन लवण है। और ये उदासीन लवण क्यों है? क्योंकि आप तो जानते होंगे ना कि अगर HCl और HCl और NaOH, मतलब यहाँ पे प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्रबल यहाँ पे प्रबल अम्ल है और यहाँ पे प्रबल क्षारक है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों का विक्रिया होता है तब ये बनाता है NaCl। मतलब अगर दोनों प्रबल है, अम्ल भी क्षारक भी, तो बनने वाला जो लवण होता है वो होता है उदासीन। और इसलिए जो सोडियम क्लोराइड है यह जो है उदासीन विलयन को निर्मित करेगा। आगे आपसे पूछा है कि एक विद्यार्थी एक बीकर में रेत, नमक और जल को मिश्रित करके अच्छी तरह से हिलाता है। कुछ समय बाद उसे क्या दिखाई देगा? दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि एक बीकर, मान लीजिए ये एक प्रकार का बीकर या आप गिलास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एक बर्तन ले लिया गया गिलास, और इसमें पता है इसमें लिया गया है जल को। क्या चीज को? तो जल को लिया गया है। अच्छा जल को तो लिया है, ठीक है, उसके साथ साथ और क्या बोला गया? इसमें लिया गया है रेत को, और क्या चीज को? तो और लिया गया है नमक को। रेत और यहाँ पे नमक को ले लिया गया, और सबको क्या किया है? तो बिल्कुल अच्छे ढंग से यहाँ पे मिक्स कर दिया, हिला करके सबको क्या किया यहाँ पे? तो मिला दिया गया है। अब बोला गया कि कुछ समय के बाद स्थिर उसको छोड़ देता है, और कुछ समय के बाद देखता है कि इस विलयन में क्या हो रहा है। तो पता है वह क्या देखेगा? वह देखेगा कि नमक और जल तो बिल्कुल अच्छे तरीका से मिल जाएगा। जैसे नमक और जल जो मिलता है उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। मतलब समांगी मिश्रण के तरह तो नमक और जल का कण मिल जाएगा, लेकिन जो रेत का कण होगा, लेकिन क्या बोले आपको, जो रेत का कण होगा वह जो तली में से करके ये क्या होगा? बैठ जाएगा नीचे, रेत का कण। तो यही चीज को देखेगा विद्यार्थी कुछ समय के बाद। मतलब आपका उत्तर होगा कि रेत नीचे बैठ जाती है जबकि नमक जल में विलीन हो जाता है। और जो आपका उत्तर होगा यहाँ पे वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण परिपक्व तने के मज्जा में मृदुतक कोशिकाओं का सही वर्णन करता है? आपसे बस पूछा गया मृदुतक कोशिकाओं के बारे में, मतलब पेरेन्काइमा ऊतक के बारे में आप कह सकते हैं, या पेरेन्काइमा कोशिका के बारे में आपसे पूछा गया कि पेरेन्काइमा कोशिका का क्या काम है, क्या चीज जो है इसके बारे में सही वर्णन करता है, आपको बताना है। दोस्तों पेरेन्काइमा एक प्रकार का होता है सरल अस्थाई ऊतक। कैसा ऊतक होगा? तो सरल अस्थाई ऊतक होगा पेरेन्काइमा। अच्छा पेरेन्काइमा ही नहीं, क्या क्या होगा? तो पेरेन्काइमा होता है, और ये कोलेनकाइमा होता है, और होता है स्क्लेरेन्काइमा। तीन गो होता है सरल अस्थाई ऊतक। अच्छा ये अगर तीन होता है, इसमें जो पेरेन्काइमा है ना, इसका काम होता है भोजन को पैकिंग करना। शरीर पादप शरीर के अंदर जो होगा भोजन को पैकिंग करने का काम होता है किसका? तो पेरेन्काइमा का। और क्लोरेन यहाँ पे कोलेनकाइमा का काम होता है पौधा में लचीलापन लाना, और स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है पौधा यहाँ पे पौधा में कठोरता
प्रदान करना। तो यहाँ पे जब पैकिंग करना काम है यहाँ पे पेरेन्काइमा का, तो यहाँ पे बोला गया संग्रहण के लिए बड़ी, बोला गया ना संग्रहण मतलब क्या, स्टोर करने का काम है, पैकिंग करने का काम है। तो संग्रहण के लिए एक बड़ी शिथिल रूप से व्यवस्थित जीवित कोशिका। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि पेरेन्काइमा जो होता है, यह जो है जीवित कोशिका भी होता है। ये क्या होगा, तो यह जीवित कोशिका भी होता है। तो आपका जो उत्तर होगा वो सही होगा पेरेन्काइमा कोशिका के बारे में, कि संग्रहण के लिए बड़ी शिथिल रूप से व्यवस्थित जीवित कोशिकाएं होता है। कौन, तो पेरेन्काइमा। ये बातें आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न के बारे में बात करेंगे और आगे आपसे पूछा गया है कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों की बंकन सीमा, बंकन का मतलब होता है, क्या पता है आपको, बंकन का मतलब होता है एक प्रकार से अपवर्तन। क्या होगा ये, अपवर्तन, एक प्रकार का हो जाएगा अपवर्तन। बंकन का मतलब अपवर्तन, आप इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणें की बंकन सीमा को किसके पदों में व्यक्त किया जाता है, बंकन की सीमा को किनके पदों में व्यक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आइए अब यहाँ पे हम बात करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है उत्तल लेंस। ये क्या है, तो ये है उत्तल लेंस। और ये जो आपको दिखा ये क्या है, तो ये है अवतल लेंस। ये क्या है, ये है यहाँ पे अवतल लेंस। ये बातें क्लियर है। अच्छा, आप खास बात के बारे में अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये होता है मुख्य अक्ष। ये क्या होगा, ये है मुख्य अक्ष उत्तल का, और ये है अवतल का मुख्य अक्ष। अच्छा, ये जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में आ रहा है ना, तो ये क्या करता है पता है, प्रकाश की किरण को एक बिंदु पे देखिए ना इकट्ठा कर रहा है। क्या आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक बिंदु पे प्रकाश की किरण को क्या किया, इकट्ठा किया। और ये एक बिंदु पर प्रकाश की किरण को यहाँ पे इकट्ठा किया है, यहाँ पे इकट्ठा किया है ना, इसे ही कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं अभिसरण, मतलब कन्वर्ज किया है, अभिसरण। तो आपको पहली बात याद रखना होगा, जो उत्तल लेंस होता है ना वह प्रकाश की किरण को सिकोड़ देता है, मतलब इकट्ठा करता है, अभिसरण करता है। प्रकाश की किरण को क्या करेगा, अभिसरण, या तो आप इसे कह सकते हैं प्रकाश की किरण को अभिसारित, क्या करेगा, तो अभिसारित करता है। कौन करता है अभिसारित, तो उत्तल लेंस। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अवतल लेंस में क्या होगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आया है तो आने के बाद पता है इसका जब अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन ऐसे करे कुछ न कुछ क्या होगा, ये फैल करके अपवर्तन, मतलब ये क्या होगा, प्रकाश की किरण को फैला देता है। और यही प्रकाश की किरण को फैलाने को कहते हैं अपसरण, मतलब डाइवर्जिंग। मतलब कहने का मतलब ये कौन सा ये लेंस है, इस लेंस को हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं अपसारित। मतलब या तो कह सकते हैं क्या, यहाँ पे अप, ये प्रकाश की किरण को क्या करता है, तो ये अपसारित करता है। क्या करेगा, प्रकाश की किरण को करता है अपसारित। बात दोनों को आपको समझ में आया कि उत्तल लेंस का काम है प्रकाश की किरण को अभिसारित करना, और अवतल लेंस का काम है प्रकाश की किरण को अपसारित करना। लेकिन हम बात करेंगे पावर, ये क्या, शक्ति क्या होता है किसी भी लेंस का, तो आपको अब याद रखना होगा कि कोई भी लेंस प्रकाश की किरण को कितना, अगर उत्तल लेंस है तो प्रकाश की किरण को कितना जल्दी अभिसारित कर देगा, और यदि अवतल लेंस है तो प्रकाश किरण को कितना जल्दी या कितना अधिक अपसारित करेगा। इसी क्षमता को कहते हैं लेंस की शक्ति, लेंस की पावर। मतलब क्या यहाँ पे लिखा है क्लियर आपके लिए कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, लेंस के द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने मतलब क्या, बंकन या बंडन करने की जो क्षमता होगा लेंस का, उसे ही कहते हैं क्या, उसे ही कहते हैं शक्ति। अगर आपको यहाँ पे समझ में आया तो आप यहाँ पे आप सही उत्तर को आप बता सकते हैं कि क्या कहेंगे, बंकन सीमा को कौन सा पद में हम व्यक्त करते हैं, शक्ति यानी कि पावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है कृत्रिम वृक्क अपोहन मतलब डायलिसिस के कार्य सिद्धांत का सही व्याख्या करता है। आपको बताना है डायलिसिस के बारे में, तो आपको पहली बात पता तो होना चाहिए कि ये डायलिसिस है क्या। अगर हम बात करेंगे डायलिसिस का, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे हम बात करें जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति का वृक्क हो जाएगा, वृक्क मतलब क्या, किडनी, वृक्क का मतलब क्या होता है, तो वृक्क का मतलब होता है किडनी। अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाए, किडनी काम करना बंद कर दे, तब क्या होगा, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि किडनी का काम है क्या, वृक्क का काम क्या है, तो वृक्क का काम होता है हमारे रक्त में से जो
अपशिष्ट पदार्थ होगा। अच्छा, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या? जैसे कि यूरिया और यूरिक अम्ल हो गया, ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, या तो आप इसे कह सकते हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। तो जो हमारा शरीर के अंदर है, अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, उसको जो है शरीर से निकलना बिल्कुल जरूरी होता है। और शरीर से निकालने के लिए कौन काम में आता है? तो यहाँ पे आता है वृक्क यानी कि किडनी काम में। और रक्त को क्या करता है? छान करके जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या करता है? मूत्र के रास्ते बाहर निकाल देता है शरीर से। कौन? तो किडनी। ये बात आपको समझ में आया। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का ये किडनी काम करना बंद कर दे, अगर किडनी काम करना, जो किडनी होगा काम करना अगर बंद कर दे, तब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ होगा ना, नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, यूरिया या यूरिक अम्ल, उसकी मात्रा रक्त में बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? इंसान को परेशानी होगा और आगे चल के इसका मौत भी हो सकता है। तब क्या करना होगा? तो तब क्या किया है? एक डिवाइस का खोज किया गया है, एक डिवाइस को बनाया गया है, एक मशीन को आप कह सकते हैं बनाया गया है। और हम यही मशीन के बारे में अब बात करने वाले हैं, जिसे कि कहा गया है कृत्रिम वृक्क। मतलब कि क्या कहा जाएगा? तो कृत्रिम वृक्क इसे कहा जाता है, या तो हीमोडायलिसिस कहते हैं, या तो आर्टिफिशियल किडनी हम कहते हैं। अब इसमें पता है क्या होता है? इसमें होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या होगा? अर्ध पारगम्य झिल्ली होगा, जो कि अपोहन द्रव में क्या होता है? डूबा हुआ होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे फोटो में, ये जो आपको इतना को फोटो दिख रहा है ना, यही क्या है? यही है कृत्रिम वृक्क। और ये कृत्रिम वृक्क में क्या है? आपको जो दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है लाल लाल दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये क्या है? तो ये है यहाँ पे क्या? ये है नली। ये क्या है? नली है। नली का मतलब क्या? इसमें से रक्त बहेगा। और ये नली कैसा होता है? तो ये होता है अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या? यह पदार्थ को जो बाहर जाने देगा, वह चून करके बाहर जाने देगा। तो ये झिल्ली कैसा होगा? ये झिल्ली होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये बात आपको समझ में आया। अब पता है इस प्रक्रिया में क्या किया जाएगा? तो इस प्रक्रिया में क्या जाता है कि जो यहाँ पे रोगी है, जिसका किडनी खराब है, उसका क्या करेगा? उसका जो धमनी होगा ना, धमनी, धमनी से क्या करेगा? यहाँ पे रक्त को निकालेगा। रक्त को निकाल करके रक्त को धमनी से रक्त को लेकर के आएगा कहाँ पे? तो यही कृत्रिम जो वृक्क बनाया गया है ना, कृत्रिम वृक्क में लेकर के आएगा रक्त को। और इस रक्त को जो है, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको दिखा ना, ये नली, इस नली में से कौन सा नली है? तो ये नली है अर्ध पारगम्य झिल्ली वाला। तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली वाला जो नली है, इसमें से गुजारा जाता है। और जब इसमें से इसको गुजारा जाएगा, तब पता है क्या होगा? तो जो भी नाइट्रोजन युक्त यहाँ पे, जो भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, वह क्या होगा? तो वह जो यहाँ पे उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा अपोहन दर में चले आते हैं। मतलब यहाँ से जो नली है ना, यहाँ से नली, इस नली से जो भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, कहाँ पे आ जाएगा? तो आपको जो दिख रहा है पीला वाला, यहाँ पे येलो वाला दिख रहा है, ये है अपोहन द्रव। और इसी अपोहन द्रव में अपशिष्ट पदार्थ आ जाता है। और यहाँ जो रक्त आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो रक्त आपको ये सब दिख रहा है, इसमें क्या है? इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं है। मतलब यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ इसमें नहीं है। तो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पे गया? तो अपोहन द्रव में ही रह गया अपशिष्ट पदार्थ। और इसको फिर से क्या किया जाता है? तो शिरा के माध्यम से शरीर के अंदर क्या है? तो प्रवेश करा दिया जाता है। तो एक प्रकार से आपने क्या देखा अभी, कि रक्त का जो फिल्टर करता है किडनी, शरीर के अंदर नहीं किया गया, लेकिन शरीर के बाहर ही कर दिया गया, जिसे कहते हैं कृत्रिम वृक्क, मतलब हेमोडायलिसिस कहते हैं। और यही तो पूछा गया आपसे ना कि यहाँ पे यह जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यही आपको बताना है। तो कौन सा सिद्धांत पे कार्य किया? तो आपने देखा कि अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिसमें से क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ निकल करके अपोहन द्रव में चला जाता है। और यह प्रक्रिया को कहते हैं विसरण। तो आइए हम यहाँ पे ढूंढते हैं आपका उत्तर क्या होगा। पहला लिखा गया है कि अपोहन अर्धपारगम्य झिल्ली के पार विसरण द्वारा रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है। देखिए यहाँ पे बोला गया अपोहन अर्धपारगम्य झिल्ली के पार विसरण द्वारा रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है। दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही शायद कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कहा गया। लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं और पढ़ करके कि क्या इससे भी कोई बेहतर है क्या। यहाँ पे बोला गया कि अपोहन एक सामान्य वृक्क की भांति आवश्यक पोषक तत्वों एवं लवणों को पुनः अवशोषित करता है। जी नहीं दोस्तों, यह सामान्य वृक्क के भांति काम नहीं करता है। सामान्य वृक्क में क्या होता है? तो पुनर्अवशोषण किया जाता है, लेकिन इसमें कृत्रिम यानी कि डायलिसिस में क्या होगा? पुनः अवशोषण नहीं होता। ये तो गलत है।
आगे कहा गया कि अपोहन सक्रिय परिवहन के द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को हटा। जी नहीं दोस्तों, सक्रिय परिवहन के द्वारा नहीं दोस्तों, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विसरण के द्वारा ही यहाँ पे हटाया जाता है। आगे कहा गया यहाँ पे कि अपोहन उच्च दाब के बारे में तो बात ही नहीं किया गया, तो आपका उत्तर यहाँ पे ए नंबर ही सही होगा। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत का अनुप्रयोग कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो प्रयोग आपको दिख रहा है उसमें जो है आर्किमिडीज का प्रयोग, सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको दिखा है, यहाँ पे क्या, तो ये दिख रहा है इलेक्ट्रोमीटर जिससे कि दूध मापते हैं, यह हाइड्रोमीटर, और यह पनडुब्बी का अभिकल्पन, यानी कि पनडुब्बी हो गया, दुग्धमापी हो गया, या तो हाइड्रोमीटर हो गया ना। ये सभी का सभी निर्भर होता है किसके ऊपर, किसके यहाँ पे प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो यह जो है आर्किमिडीज किसके सिद्धांत पे काम करेगा, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत के ऊपर काम करता है। लेकिन ये जो दिखा आपको चाल मापी, मतलब इसे कहते हैं स्पीडोमीटर, ये क्या करता है, ये किसी भी वाहन का, किसी भी यहाँ पे वाहन का क्या करेगा, तो चाल को मापता है, जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यहाँ पे आधारित नहीं होता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कहा गया है कि यहाँ पे एनालॉजी को आपको पूरा करना है, सादृश्यता को पूरा करना है, और कहा गया कि तंत्रिकाक्ष एकल दीर्घ प्रक्रम, बोला गया एक्सॉन क्या है, तो यहाँ पे सिंगल लॉन्ग प्रोसेस है। वही बोला गया द्रुमाकृति, मतलब क्या, डेंड्राइट्स क्या होगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यह है तंत्रिका कोशिका। ये क्या है, यह है तंत्रिका कोशिका, जिसे कि हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूरॉन। और न्यूरॉन के बारे में ही वहां पूछा गया है, पूरा करना है। बोला गया जैसे कि तंत्रिकाक्ष होगा, तंत्रिकाक्ष वह क्या है, तो वह देखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक जो बिल्कुल लंबा सा पतला सा आपको तंतु दिख रहा है ना, उसे ही कहते हैं तंत्रिकाक्ष। और यहाँ पे देखिए बोला गया ना कि तंत्रिकाक्ष क्या है, तो एकल दीर्घ प्रक्रम, अकेला ही है लेकिन लॉन्ग प्रोसेस, मतलब दीर्घ प्रक्रम, लंबा है ना, ये कहा गया है। और वही यहाँ पे कहा गया द्रुमाकृति, मतलब डेंड्राइट्स के बारे में कहा गया। तो ये क्या है डेंड्राइट्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल पतला पतला ब्रांच, जो पतला पतला ब्रांच दिखा ना, उसे ही कहते हैं द्रुमिका। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन क्या होगा, द्रुमिका क्या होगा, तो कई छोटे शाखाओं वाले भाग। क्या सही है यहाँ पे, आप कहेंगे जी हाँ सही है, क्योंकि ये जो डेंड्राइट्स होता है, द्रुमिका होता है, ये क्या होगा, ये तो कई छोटे शाखा वाला जो भाग होता है ना, उसे ही तो कहते हैं द्रुमिका। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा, यहाँ पे जैसे तंत्रिकाक्ष हो जाएगा एकल दीर्घ प्रक्रम, वैसे ही करके द्रुमाकृति जो होगा वह क्या होगा, तो कई छोटे शाखाओं वाला भाग होता है। आपका उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को स्पष्ट करता है। आपसे पूछा गया न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, है ना, कि कौन सा अवधारणा को यह जो है यहाँ पे क्या करेगा, तो स्पष्ट करता है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात की न्यूटन के गति के प्रथम नियम के बारे में हम बात करेंगे। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार होता क्या है कि जब कोई वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बल काम ना करे। कहने का मतलब न्यूटन का कहना यही है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, अगर एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में ही रहेगा, जब तक कि इसके ऊपर कोई बाहरी बल काम ना करे। यही कहना है न्यूटन के प्रथम गति नियम का। अब यहाँ पे समझेंगे कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कि संतुलित बल का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु पर लगने वाला जो कुल बल होगा, यानी कि नेट फोर्स जो होता है, वह क्या होगा, अगर वह होगा क्या, तो जीरो, हम उसे कहते हैं संतुलित बल। और इसी संतुलित बल के कारण अगर आप किसी भी वस्तु के ऊपर लगाते हैं संतुलित बल, किसी भी वस्तु के ऊपर अगर आप लगाते हैं संतुलित बल, तो अगर वह वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, अगर एक समान गति में तो एक समान गति में ही रहेगा। कब, जब आप लगाते हैं संतुलित बल, तब। कहने का मतलब संतुलित बल के द्वारा जो है कोई भी गति की अवस्था हो या विराम की अवस्था में चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। इसलिए न्यूटन का प्रथम नियम जो है संतुलित बल की अवधारणा और उसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा,
एक समान गति में है तो एक समान गति में ही रहेगा। और यह कब तक रहेगा? जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे। तो आपको याद रखना होगा जो संतुलित बल होगा वह क्या होगा? संतुलित बल ना ही विराम को गति में ला सकता है या तो ना ही गति वाले वस्तु को विराम में ला सकता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे लास्ट प्रश्न पूछा गया है और आपसे कहा है कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होगा? आपसे पूछा प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कि क्या इसका काम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली क्या होगा? तो कोशिका के आर पार पदार्थों के संचलन को विनियमित करना। जी हाँ दोस्तों, ये जो कोशिका का सबसे बाहरी जो भाग होगा, कोशिका का जो सबसे बाहरी ये जो आपको दिख रहा है बाहरी पार्ट, बाहरी आवरण जो दिखाना, उसे ही कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या तो कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली एक प्रकार का होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये कैसा होगा? ये होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली होता है अर्धपारगम्य, यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली होता है जो कि क्या करता है? जो कि अपने में कोई भी पदार्थ को आने देता है या तो अपने में से बाहर जाने देता है, लेकिन कैसे? तो चुन करके, मतलब यह जो चयन करके कोई भी पदार्थ को अंदर आने देगा और चुन करके कोई भी पदार्थ को बाहर जाने देगा। इसलिए इसका प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य काम क्या होगा? तो कोशिका के आर पार पदार्थों के संचलन को विनियमित करना। मतलब ये विनियमित करता है कि कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा या तो कौन सा पदार्थ अंदर आएगा। ये आपका क्लास आज का अब यहीं पे समाप्त होता है। और आप बताएं हमें जरूर कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।